और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे कि ये क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले आपको थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आखिर कमियां क्या थी, क्यों सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। जब हमको सब कुछ इंथैल्पी का चेंज हमें पता चल ही गया, हीट चेंज पता चल गया, कांस्टेंट प्रेशर पे चल गया, वॉल्यूम पे चल गया, लेकिन हमें ये कैसे, क्यों हम सेकेंड लॉ की जरूरत पड़े को हम अलग से स्टडी करते हैं, क्यों नहीं हमें फर्स्ट लॉ से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो देखो फर्स्ट लॉ में आप ये तो जरूर पता कर लेते हो कि इंथैल्पी का चेंज या इंथैल्पी का चेंज कैसे होता है या इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज होता है, इसके बारे में आप पता कर लेते हो। लेकिन आप ये नहीं पता कर पाते हो कि आखिर में कोई एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। अगर मेरा हाथ गर्म है, अगर हम इसको ऐसे टच करेंगे तो हमारा हाथ का एनर्जी जो होता है इसमें जाने लगेगा और ये गर्म हो जाएगा एक समय में। कहने का मतलब ये है कि आखिर में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं कि ये हमारा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में क्यों नहीं हीट का फ्लो होता है। मतलब क्या है कि अगर ये ठंडा है और हॉट बॉडी अगर इसे कांटेक्ट में आते हैं तो ये और ठंडा क्यों नहीं हो जाता, ये गर्म ही क्यों होता है, ये ठंडा क्यों नहीं होता। और कहने का मतलब यह है कि हीट का फ्लो, हीट का अगर मानो कोई बॉडी है, अगर हॉट बॉडी है एक और एक कोल्ड बॉडी है, अगर हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, अगर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ पे हीट का फ्लो होता है, यहाँ पे हीट का फ्लो हो जाता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन क्या ये कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हो सकता है क्या? तो इस केस में इसको डिफाइन करने के लिए, हम फर्स्ट लॉ में ये नहीं बता पाता है, मतलब फर्स्ट लॉ हमको ये नहीं बता पाता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि वैसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होगा। आप जानते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी अगर कांटेक्ट में होगा तो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली वो हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हो जाता है। लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की अगर बात करोगे तो उस केस में हीट का फ्लो नहीं हो पाता है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब सीधा यही कह सकते हो आप, एक लाइन में कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ये नहीं बता पाता कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो उसके लिए आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें इंट्रोपी का रोल आता है। इंट्रोपी एक फिनोमेना है जिससे आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जिस केस में अगर इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और जिसमें इंट्रोपी चेंज अगर नेगेटिव होता है तो वह प्रोसेस जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फर्स्ट लॉ में कुछ पॉइंट्स आते हैं, उससे पहला पॉइंट यही आता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल होता है। मतलब अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाएगा, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो इररिवर्सिबल है, वापस वो बैक नहीं होगा, मतलब वो हमेशा क्या होगा, इररिवर्सिबल होगा। मतलब हमेशा वो क्या करेगा, अगर हॉट से कोल्ड गया तो कोल्ड से हॉट नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट यही आता है थर्मोडायनेमिक्स का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो, all spontaneous process, जितने भी spontaneous process हैं, processes are thermodynamically irreversible। ऑल स्पॉन्टेनियस processes are thermodynamically, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ऑल स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस ले लो, अगर हॉट से कोल्ड जा रहा है तो यह प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस है, तो आप इसका पूरा पक्का है कि वो कोल्ड से हॉट में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड में आप क्या यह कह सकते हैं कि जब भी आप, अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर आपको रिवर्स करना है, उसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी लीजिए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके इसका रिवर्सेबल प्रोसेस हो पाता है। मतलब क्या है कि विदाउट द हेल्प ऑफ, कह सकते हैं आप, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स कहिए आप, without the help of a spontaneous force, without the help of external force, any spontaneous process, any spontaneous force can't be reversed,
उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कोई भी बिना स्पॉन्टेनियस फोर्स के हेल्प से हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होता है और अगर वह सिस्टम आइसोलेटेड है, तो उस केस में चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एन आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एन आइसोलेटेड spontaneous process, isolated spontaneous process, for an isolated spontaneous process, for an isolated spontaneous process, the change in entropy of the system, the entropy of the system must increase. System must be increased. मस्ट बी इंक्रीज मतलब वो इंक्रीज करता है। जैसे क्या है कि डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वह होगा ग्रेटर देन 0 होता है, वो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0। अगर मानिए कि आइसोलेटेड करने का मतलब ये होता है बुआ कि अगर मानिए कि अगर कोई ये अगर सिस्टम है और इसके बाहर अगर सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग में अगर वो हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, कोई हीट का एक्सचेंज वो नहीं कर रहा है, मतलब हीट का एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो वह कहलाता है, अगर मैटर का भी एक्सचेंज ना हो, अगर हीट का भी एक्सचेंज ना हो, तो वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ फिर भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एंट्रोपी अंदर से इंक्रीज किया होगा। अगर वो नॉन आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड करने का मतलब क्या है कि वो हीट का एक्सचेंज किया है, हीट का एक्सचेंज किया है और हीट का एक्सचेंज करेगा। तो आप ये कहना कि जब नॉन आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सिस्टम और सराउंडिंग का इंट्रोपी का सम जो होता है जोड़, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब कह सकते हो फोर्थ पॉइंट यहां से आप निकाल सकते हो कि फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम द entropy change of system and surrounding, of system and surrounding the entropy change of system and surrounding of their sum for a spontaneous process, for a spontaneous process must be positive, must be positive होना चाहिए। must be पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि इस केस में डेल्टा एस, इस केस में आप ये कह सकते हो इस केस में आप ये कह सकते हो यहां से कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये जो होगा इसकी वैल्यू दोनों का जोड़ जो होता है हमेशा 0 से ज्यादा होगा। आपको पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाता है, तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल इंट्रोपी जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट अब आएगा, इंट्रोपी जो होगा ओवरऑल सिस्टम। तो आप यहां से एक चीज कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाता है। तो अगर यही यूनिवर्स का अगर इंट्रोपी चेंज अगर देखोगे फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये मस्ट बी इंक्रीजेस और मस्ट बी पॉजिटिव। तो चेंज इन इंट्रोपी फॉर यूनिवर्स जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस process, for spontaneous process the total change in entropy, the change in entropy
द चेंज इन entropy of universe, change in entropy of universe must be positive, must be positive। मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है इस यूनिवर्स का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मस्ट बी पॉजिटिव। अब देखो सेकेंड लॉ के बाद आता है गिव्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट आता है गिव्स, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, इनका नाम था विलियर्ड गिब्स। इस टाइप का इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा, आपने समझा एक इंटरनल एनर्जी होता है, आपने यहाँ पे एक नया एनर्जी आया गिव्स फ्री एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम का कि अंदर जो बहुत सारे स्मॉल एनर्जी होते हैं उन सबका सम जो होता है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी यू। ठीक है, लेकिन वह इंटरनल एनर्जी का यूज करके कोई भी वर्क आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आया कि अगर आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो वह एनर्जी और साथ में इंटरनल एनर्जी दोनों को अगर आपस में जोड़ दोगे, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो उसलिए आया इंथैल्पी या हीट कैपेसिटी। मतलब ये भी एनर्जी का ही टर्म है। और उसके बाद एक टर्म आया गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम के पास जो मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होता है जिसका यूज वह कोई भी वर्क को करने में करता है वही कहलाता है गिव्स फ्री। मतलब वह फ्री एनर्जी जो हमारे पास या कोई भी सिस्टम के पास है कोई काम करने के लिए, वह एनर्जी जो होता है वो कहलाता है गिव्स फ्री एनर्जी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी available the amount of energy available to do some extra work या some work at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होता है कुछ वर्क को परफॉर्म करने के लिए वही कहलाता है गिव्स फ्री एनर्जी। और गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी इक्वल टू होता है H माइनस टी एस। H वहां पे है इंथैल्पी, H वहां पे है इंथैल्पी, T है वहां पे टेम्परेचर और S है वहां पे इंट्रोपी, G वहां पे आप है गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। गिव्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, जी इक्वल टू होता है H माइनस, अगर H आपको पता रहे, टेम्परेचर पता हो, एंट्रोपी पता हो तो आप वहां से गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एक टीचर का जो वर्क होता है ना वो जिंदगी भर या तो किसी को सिखाता है या जिंदगी भर कुछ ना कुछ किसी से सीखता रहा। जितना हम आपको सिखाते हैं ना उसका 50% हम आपसे भी सीखते हैं। पढ़ाई की बात नहीं सीखते हैं हम, बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना उसका ज्ञान आप हमको देते हो वो सीखते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, देखो अगर मानो कि अगर इंथैल्पी अगर देखा जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उस केस में एक स्टेज ऐसा लेते हैं इन फर्स्ट कंडीशन अगर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन अगर ये देते हैं कि अगर H की वैल्यू अगर H1 हो तो उस केस में S जो होगा वो भी S1 होगा। तो G1 जो हो जाएगा G1 इक्वल टू हो जाएगा H1 माइनस T S1। ठीक है ना,
इस टाइप से G1 इक्वल टू हो जाएगा H1 माइनस TS1। क्यों? एक कंडीशन लिए है जहां पे अगर फर्स्ट स्टेज है, मानो कि सिस्टम मूव कर रहा है, तो एक स्टेट पे उसका इंथैल्पी H1 है और एंट्रोपी उसका S1 है, ठीक है ना। तो उसके उसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा वो क्या होगा? G1 होगा। अगर सेकेंड कंडीशन अगर लेते हैं, सेकेंड कंडीशन की अगर बात करते हैं, तो उस केस में अगर सपोज करो कि G अगर मानो उस केस में अगर G2 है, या फिर ऐसे मानो कि अगर H की वैल्यू अगर H2 है और S की वैल्यू अगर H2 है, तो Gb क्या हो जाएगा उस केस में? G2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, एक इक्वेशन ये आया, और हम कह सकते हैं कि G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। ये आया सेकेंड केस। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि G2 माइनस G1 इज इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस H1। हम चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करो। तो हम क्या इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं। तो हम इसको हम चाहते ये हैं कि G2 माइनस G1 इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस TS2 इस टाइप से, माइनस माइनस एस कर सकते हैं H1 माइनस TS1, ऐसे कर सकते हैं। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा ये वैल्यू, और कह सकते हैं हम इसको माइनस माइनस TS2 और यहां पे ये टर्म जो हो जाएगा, ये एक्चुअली माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे TS2 प्लस TS1। यहां से आप H2 माइनस H1 कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर TS2 और TS1 को अगर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, तो हम कह सकते हैं माइनस TS2 माइनस S1 इस टाइप से। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा डेल्टा H, और माइनस T, और H2 माइनस S1 हो जाएगा डेल्टा S। मतलब ये है, और G2 माइनस G1 आपको पता है कि ये होता है डेल्टा Z। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की अगर देखोगे इस टाइप से, तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा Z इक्वल टू है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। चलो नेक्स्ट है, अब वाला देखो, एक होता है कि गिव्स फ्री एनर्जी से हम स्पॉन्टेनिटी कैसे पता करेंगे। फ्री एनर्जी चेंज से हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करें। फ्री एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि जब फ्री एनर्जी चेंज जो होता है, इसके लिए देखो डेल्टा एस टोटल आपको पता है कि ये होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इस टाइप से। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बराबर होता है। और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है, ये होता है माइनस QP, मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस QP बाई T। माइनस QP कांस्टेंट प्रेशर पे ही आप जानते हैं कि S इक्वल टू होता है Q बाई T होता है। लेकिन जब सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम अगर सराउंडिंग वर्क कर दिया, तो उस केस में जो साइन होगा वहां पे माइनस हो जाता है। मतलब सराउंडिंग के केस में वहां हो जाएगा माइनस Q बाई T, तो वहां माइनस QP, और माइनस QP बाई T जो होता है वो होता है डेल्टा H माइनस डेल्टा H बाई T। इस टाइप से आप लिख सकते हो इसको कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो हो जाएगा वो माइनस डेल्टा H बाई T होता है। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इस टाइप से। और आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हो, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करो, तो बस सराउंडिंग जो है ना डेल्टा एस सराउंडिंग, उसके जगह पे डाल दो ये वैल्यू। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो वैल्यू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच बाई टी। इस टाइप से हम चाहते हैं कि दोनों साइड आप टी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टी, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। टी से टी यहां पे कट जाएगा, माइनस डेल्टा एच। तो यहां पे आप अगर इसको चेंज करोगे तो आप ये कह सकते हो कि टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, हम चाहते हैं इसको इधर ले आना, इसको जब इधर लाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस माइनस डेल्टा एच, माइनस डेल्टा एच और साथ में प्लस टी डेल्टा एस। हम चाहते हैं दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे और ये सिस्टम है एस वाई एस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा सिस्टम, ठीक है ना, इस टाइप से। बस कुछ नहीं करना, माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, और इधर भी माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस लग गया। और आपको पता है, आपको ये पता है, वी नो दैट, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 3, वी नो दैट, आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको पता है। तो आप इस इक्वेशन और ये इक्वेशन को मानो 4, आप फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, आप जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 को आप कंपेयर करेंगे आपस में, तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एस की जगह डेल्टा एच है और टी डेल्टा एस की जगह टी डेल्टा एस है। इसका मतलब माइनस टी डेल्टा एस जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी के बराबर। डेल्टा जी इक्वल टू आता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है डेल्टा जी इक्वल टू है माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब ये है कि आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एस की पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू उतना ही निगेटिव होगा। डेल्टा जी की वैल्यू उतना ही क्या होगा, आप जानते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, और जितना ज्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा डेल्टा जी उतना ही निगेटिव होगा। दैट मेक्स डेल्टा जी निगेटिव, दैट मेक्स डेल्टा जी निगेटिव। और जितना ज्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा डेल्टा जी निगेटिव होगा, और जितना ज्यादा निगेटिव होगा डेल्टा जी की वैल्यू उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी निगेटिव होगा। इसका मतलब यहां केस आया कि अगर सपोज करो केस 1 ये आया कि डेल्टा जी अगर 0 से ज्यादा हो जाए, मतलब वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, वैल्यू क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कब होगा, आप केस देखो यहाँ पे केस 1, पॉजिटिव तभी हो सकता है जब डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव आ जाए। डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होगा तभी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एस जब भी निगेटिव आता है रिएक्शन हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और डेल्टा एस की निगेटिव, डेल्टा एस जैसे निगेटिव होगा उस केस में आप कह सकते हो कि वह प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला केस ये हो गया। सेकेंड केस यहां पे आया कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से कम हो, डेल्टा जी की वैल्यू अगर वहां पे 0 से कम हो, हाँ तो ये कह रहे थे अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब वैल्यू क्या हुआ, निगेटिव, और जब निगेटिव होगा तो वो रिएक्शन क्या होता है, वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, वह प्रोसेस जो होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये था दूसरा केस। अब थर्ड केस ये होता है कि अगर सपोज करो कि इंट्रोपी, अगर इंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो जाए, जब डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे देखो केस हम पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्यों हुआ ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ गया था, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुआ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा एस की जगह पे वहां पे डेल्टा एस वहां पे पॉजिटिव आया था, डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ हो गया था, और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और अगर अगर मानो डेल्टा एस 0 हो जाए, डेल्टा एस 0 हो जाए, और डेल्टा एस कभी कब 0 होता है, जब केस इक्विलिब्रियम का होता है,
केस जब इक्विलिब्रियम का होता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब दोनों बराबर होता है तो वह केस इक्विलिब्रियम होता है। और इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा एस जीरो, इसका मतलब डेल्टा जी भी जीरो होगा। मतलब इक्विलिब्रियम के केस में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट केस आता है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए आप देखो, जैसे कि आप इक्वेशन एक लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू, आपने देखा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपने देखा एक इक्वेशन, आपने ये देखा। आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कंडीशन होता क्या है कि कोई भी एनर्जी टर्म, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, सबका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सिर्फ होगा तो इंट्रोपी होगा, बाकी जितने भी टर्म्स है सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव, ठीक है। सेकेंड केस है कि डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव। थर्ड केस डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव। अब नेक्स्ट फोर आता है कि कोई भी इंटरवल, अब डेल्टा एस जो होगा इंट्रोपी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ इंट्रोपी पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी एनर्जी टर्म है वो सबके सब निगेटिव ही होंगे। हो गया। अब देखिए यहां पे कुछ कंडीशंस आ रहा है। कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन हम चाहते हैं क्या है कि डेल्टा जी केस फॉर डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, मस्ट बी निगेटिव। आप यहां पे एक चीज को समझो कि आप ये देखो कि ये डेल्टा जी निगेटिव कैसे हो सकता है। जैसे आपके पास इक्वेशन ये है कि डेल्टा जी इजकल टू आपके पास है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस टाइप से। आपको ये पता है कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ओवरऑल ये टर्म निगेटिव होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू भी निगेटिव ही है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन निगेटिव का ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस having value, having negative value, having negative value, having negative value, so that makes delta z, इस कारण से डेल्टा जी जो होगा मोर निगेटिव, that makes delta z more negative and they are spontaneous, they are spontaneous। तो इस केस में that makes delta z more negative and they are spontaneous in nature। वो जो होगा वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है इस टाइप से। दैट मेक्स डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। देखो यहां पे केस आता है एक और है इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, जब इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगा। और जब भी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो आपको पता है इक्वेशन डेल्टा जी इजकल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ और टी डेल्टा एस, इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के हम इतना बढ़ा दिए कि ओवरऑल टी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एस से ज्यादा हो गया। मतलब क्या है कि अगर मानो ये वैल्यू पॉजिटिव है, मानो इसकी वैल्यू 20 है
और ये टी डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के हम इस टी डेल्टा एस की वैल्यू को हम मान लीजिए 22 ले आए, तो 20 माइनस 22 क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वह रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस को हम स्पॉन्टेनियस कब बना सकते हैं? जो डेल्टा एच कभी भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब रिएक्शन क्या है? वो क्या है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो फिर निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस केस में, और उसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं हम एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, for endothermic process, a non-spontaneous process, a non-spontaneous process may be spontaneous in nature, may be spontaneous, may be spontaneous in nature at, ठीक है ना, at high temperature, हाई टेम्परेचर पे जो होगा इस केस में इसका वैल्यू ये हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस में ये साइन माइनस है इसका, अगर टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ये टी डेल्टा एस वैल्यू निगेटिव जाएगा, और जितना वैल्यू टी डेल्टा एस का निगेटिव जाएगा ओवरऑल डेल्टा भी उतना ही निगेटिव जाएगा। इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे कि मानो कोई रिएक्शन, कोई अगर रिएक्शन करवा रहे हो, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो वो रिएक्शन अगर बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो और अगर तुम बाहर से और टेम्परेचर उसको दे रहे हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। क्यों ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो? तो टेम्परेचर दोगे तो उस केस में टी डेल्टा एस की वैल्यू उस केस में बढ़ जाएगा और ओवरऑल डेल्टा जी वहां पे निगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो जहां पे टेम्परेचर की जरूरत है और अगर तुम बाहर से और टेम्परेचर उसको दे रहे हो तो उस केस में रिएक्शंस का डेल्टा जी जो आता है वो बढ़ जाता है, निगेटिव हो जाता है। एक्सोथर्मिक के लिए अगर देखा जाए, नेक्स्ट है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर हम फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करें, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है ना, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस भी होगा, ये भी क्या होता है? निगेटिव होगा। तो अगर हम टेम्परेचर को जितना लो रखे, टेम्परेचर को यहाँ पे जितना लो रखे उतना ही रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब क्या है, अगर हम ये कहते हैं कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, for exothermic process the reaction is spontaneous, the reaction is spontaneous at low temperature, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, लो टेम्परेचर बट स्पॉन्टेनियस एट, एक मिनट, बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट, बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा और हाई पे, इसका मतलब तुमने केस क्या देखा यहाँ पे? एक देखा इंडोथर्मिक के लिए, इंडो के लिए लो टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया तुमने देखा इंडोथर्मिक के लिए, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देखा, स्पॉन्टेनिटी के लिए होना चाहिए टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे हाई, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और एक्सोथर्मिक के लिए होना चाहिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से टेम्परेचर का केस आपने यहाँ पे देखा। गिब्स फ्री एनर्जी, एक होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। मतलब ये वैल्यू है डेल्टा जी नॉट,
यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंथैल्पी का चेंज होता है, वैसे यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का भी चेंज होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर अगर ले लो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और प्रेशर अगर ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो उस केस में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वही कहलाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो आपका जो इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, यही को चेंज कर दो, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच नॉट है स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, और डेल्टा एस नॉट जो है वहां पे स्टैंडर्ड चेंज इन इंट्रॉपी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंट्रॉपी। इंट्रॉपी में जो चेंज होता है वही है डेल्टा एस नॉट। इस टाइप से आप निकाल सकते हो इंट्रॉपी का चेंज कहां पे कैसे होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो,